नमस्कार दोस्तों। कायनात एक कयामत भाग 21। दोनों ने एक साथ वक्त बिताया। दोनों हर लम्हे को जीना चाहते थे, एक दूसरे के साथ को महसूस करते हुए कुछ यादें बनाना चाहते थे। आज सांता के होते हुए भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब अरमान ने खुद बनाया। इनफैक्ट खुद खिलाया, और आज पहली बार कायनात ने उसे अपने हाथों से खिलाया। रात में डिनर के बाद अरमान एक फॉरेन क्लाइंट के साथ वीसी के जरिए मीटिंग थी, इसलिए वो मीटिंग अटेंड करने अपने कमरे में चला गया। इधर कायनात उसके जाने के बाद बोर हो रही थी। कुछ सोचने के बाद वो अपने कमरे से निकलकर एक कमरे की ओर बढ़ गई। उस कमरे के दरवाजे पर 7 सरगम खड़े हुए थे। सारे गामा सा गा सा तक उन सरगम को छूकर महसूस कर रही। गहरी सांस लेकर वो अंदर गई। अंदर तरह तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। तबला बजा रही थी तो किसी में पियानो। कायनात सब कुछ छू कर देख रही थी। फिर उसने वायलिन उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो वो बालकनी में काउच पर बैठी उस वायलिन को देखती रही। फिर उसके तार कसने लगी। कुछ देर बाद जब सारे तार ज़रूरत के हिसाब से कस गए तो धीरे से उसने ब्रो को उन तारों पर चलाया। एक मीठी सी ध्वनि उत्पन्न हुई। वो धीरे धीरे वायलिन बजा रही थी, जिसकी मीठी आवाज़ सुन अरमान, जिसकी मीटिंग अभी जस्ट खत्म हुई थी, वो बालकनी की ओर खींचा चला आया। जब उसने कायनात को वायलिन बजाते देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आंख बंद किए कायनात मानो एक अलग ही दुनिया में खो गई थी, और अरमान उसके चेहरों को देख रहा था जिस पर इस वक्त सुकून पसरा था। ऐसा ही सुकून तो अरमान को मिला था जब वर्षों बाद उसने पेंटिंग की थी। कायनात ने जब आंखें खोली तो अरमान को अपनी बालकनी में खड़ा पाया। उसे देखते ही कायनात ने वायलिन प्ले करना बंद कर दिया और अटकते हुए बोली, मान आप कब आए? अरमान एक भौं उचकाकर, और क्या क्या छिपा रखा है अपने अंदर? हाँ कायनात, ये आप क्या कह रहे हैं? अरमान तो और क्या बोलूं, तुम इतना अच्छा वायलिन बजाती हो और बताया भी नहीं। बताना तो छोड़ो, सुनाया भी नहीं। और रोक क्यों दिया? बजाओ ना, इट्स सो सूथिंग। बहुत अच्छा प्ले किया तुमने, दिमाग को बिल्कुल शांत कर दे ऐसा। कायनात वो तो बस ऐसे ही बोर हो रही थी। तो अरमान मैंने पहले तो तुम्हें प्ले करते नहीं सुना, आज अचानक, और ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ट्रेनिंग ली हो म्यूजिक की। कायनात पहले, बहुत पहले ली थी। मम्मा को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक़ था और उन्हें देखते हुए मुझे भी ये शौक़ हुआ, इसलिए मैंने लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा। फिर सालों पहले छोड़ दिया सब कुछ। अरमान छोड़ क्यों दिया? यू वेयर कैप फैब, एक और बार करो ना। कायनात मान नो। अरमान प्लीज प्ले करो ना मिस्री, इट वाज टू गुड प्लीज। कायनात ओके, लेकिन एक शर्त पर। अरमान मंजूर है। कायनात पहले सुन तो लीजिए, मैं प्ले करूँगी लेकिन आप मुझे ऐसे नहीं देखेंगे, क्योंकि आप जब देखते हैं तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती। अरमान शरारत से, ऐसे मतलब कैसे मिस्री? कैसे देखता हूँ मैं तुम्हें? कायनात मान प्लीज, आप जानते हैं मैं ऐसे मतलब कैसे की बात कर रही हूँ। अरमान अच्छा अच्छा मिस्री बेबी, मैं चांद की ओर देखता हूँ, तुम करो। कहते हुए अरमान ने अपना चेहरा चांद की ओर घुमा दिया, लेकिन कम वक्त दिल में भी अपने सुकून को देखने रहने कुछ पल अरमान को देखा। फिर बोली उसकी ओर पलटते हुए। अरमान ने कहा, अरमान हैरान सा हो गया कायनात की आवाज़ सुनकर। आज वाकई उसे अपनी मिस्री की मिस्री जैसी आवाज़ सुनने मिली थी, और सबसे बड़ी बात, ये गाना उसके लिए था। उसके होठों की आवाज़। बेवक्त फासले तय करने के बाद मैंने दोबारा संगीत से रिश्ता जोड़ा है। बहुत पहले दिया था, क्योंकि ज़िंदगी इस कदर अंधेरे में चली गई कि फिर ये संगीत मुझे जहर सा लगने लगा। आज मैं दोबारा इससे जुड़ पाई हो तो वह आप हैं मान। आपने मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने में मदद की है, और अगर इस सब में उभरने की कोशिश कर पा रही हूँ तो वजह आप हैं, इसलिए ये आपके लिए है मान। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अरमान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, जैसे उसके
नूरानी चेहरे को नज़रों से सीधा दिल में उतर रहा हो। कायनात ने उसे चांद की ओर देखने का इशारा किया तो उसने अपना चेहरा चांद की ओर घुमा लिया। वायलिन बजाते हुए गाने लगी, ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल दे दिया, जो दिया ना कुछ बोला, ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया, जो दिया। अरमान हैरान सा हो गया। कायनात की आवाज़ सुनकर आज वाकई उसे अपनी मिस्री की मिस्री जैसी आवाज़ सुनने मिली थी। सबसे बड़ी बात, ये गाना उसके लिए था। मुस्कान, उसकी मुस्कान दोगुनी हो गई, साथ ही आंखों में हल्की नमी अपना डेरा जमा लिया था। कायनात की ओर ना देखने की बात थी, पर उसके दिल ने बगावत कर ली और वो कायनात की ओर घूमकर एक बार फिर नज़रों में बेपनाह मोहब्बत लिए देखने लगा। उस चेहरे जो उसके दिल में समाकर उसका दिल लूट ले गई। तू ही है धूप, तू ही है छाया, तू ही अपना पराया और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कायनात उसकी ओर देखते हुए गा रही थी। वायलिन काउच पर बैठकर वो अरमान के पास आई और उसने अपना सर झुका लिया, मानो सजदा कर रही हो। अरमान ने उसकी ठोड़ी पर अपनी एक उंगली रख उसका चेहरा ऊपर कर दिया। यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। अरमान कायनात की उन दो जोड़ी नीली आंखों में डूबने की हद तक देख रहा था, मानो एक समंदर उन आंखों में समाया है और उस समंदर में वो खुद समा जाना चाहता है। उसका यूं शिद्दत से देखना हर बार की तरह कायनात की बेचैनियों का सबक बनता गया। ये पहली बार था जब कायनात का दिल धड़का। उसकी धड़कन मानो शोर कर रही हो और उन धड़कनों के साथ लय में शोर मचा रही थी। अरमान की धड़कनें, अरमान की आंखों में मोहब्बत उमड़ पड़ा था और ये मोहब्बत कायनात को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी नज़रों की तफ्तीश के कारण कायनात का गोरा चेहरा लाल हो गया और पलकें बिना इजाज़त झुक गई। कायनात ने धीरे से अपनी हथेली अरमान की आंखों पर रख दी और बोली, प्लीज ऐसे मत देखिए। अरमान की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने धीरे से कायनात की कलाई पकड़ी और उसकी हथेली अपनी आंखों से हटाकर अपने गाल पर रख लिया और बोला, मिश्री क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। कायनात ने सर हाँ में हिलाया तो अरमान ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। पल यूं ही दोनों के लिए ठहर सा गया। अरमान ने कसकर उसे गले लगाए रखा था, जैसे कभी दूर नहीं होने देगा। मान आप ठीक हैं? अरमान के बालों में हाथ घुमाते हुए कायनात ने पूछा और उससे अलग होने को हुई तो आई एम सॉरी बोलकर अरमान ने उसे दोबारा खुद में भींच लिया। कायनात क्या हुआ मान, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अरमान, मिश्री अगर कल को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। कायनात अपना चेहरा ऊपर करके, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो दोस्त हैं ना, वो भी अच्छे दोस्त। आपने कहा था आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अरमान, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती ना मिश्री, जैसे मौत। क्या पता मैं आज हूँ और कल ना रहूँ। कायनात से अरमान के मुंह पर अपनी हथेली रख दी। उसने दोबारा ऐसा मत कहिएगा। क्या पता मान मैं इस पल हूँ और अगले पल ना रहूँ। क्या पता अभी कहीं से एक गोली आए और मुझे बेचते हुए चली जाए। क्या पता मैं अगले पल मर सटप। कायनात के मुंह पर हाथ रख अरमान ने गुस्से में कहा और उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए गुस्से में बोला, दोबारा ऐसी बकवास की तो जान से मार दूंगा तुम्हें। पहले तुम्हें गोली मारूंगा फिर खुद को। कायनात ने गुस्से में झटक कर अपनी बाह छुड़ाई और अरमान की कॉलर पकड़कर उसे घुरती हुई बोली, शुरुआत इस बकवास की आपने की थी। मरने का इतना शौक है तो जाइए, क्यों आए मेरी ज़िंदगी में फिर? आज हूँ कल ना रहूँ। बहुत शौक चढ़ा है ना आपको डायलॉग मारने का। दोबारा कहा तो कसम से पूरी मैगजीन आपके सीने में उतार दूंगी। कायनात ने उसका कॉलर छोड़ा और घुरकर पलट कर जाने लगी। अरमान ने उसकी कलाई पकड़ ली। कलाई छोड़िए मेरी, वरना आपका मुंह तोड़ दूंगी, गुस्से में कायनात ने कहा तो अरमान ने उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे कायनात आकर सीधे उसके सीने से टकराई। अरमान धीरे से बोला, सॉरी, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कायनात गुस्से में बोली। उसके गुस्से में ज़्यादा नाराज़गी थी। अरमान, ठीक है चलो, लो हाथ पैर मार लो यार, लेकिन गुस्सा मत रहो। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना मिस्री बेबी, प्लीज़।
कायनात एक शर्त पर माफ़ करूँगी। अरमान मंजूर है। कायनात ने कुछ नहीं कहा, उसने हाथ जोड़ने का इशारा किया। अरमान ने उसका हाथ छोड़ा तो कायनात ने अरमान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर बेड पर बैठा दिया और खुद उसके गोद में सर रखकर लेट गई और बोली, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी। हाथ छोड़िए मेरा। समझते क्या हैं आप खुद को? जो मन आएगा वो बोलेंगे आप। मुझे ना आपकी सॉरी चाहिए ना आपसे कोई बात करनी है। हाथ छोड़िए और जाने दीजिए, वरना मजबूरी में मुझे अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। कायनात गुस्से में बोली। उसके गुस्से में अरमान, बस इतनी सी शर्त तुम्हारी? चलो ठीक है, सुलाता हूँ तुम्हें। आंखें बंद करो अपनी। फिर घोड़ियों की तरह आंख खुली रख कर सोनी है। कायनात, हे जोक था, पर मुझे हंसी नहीं आया। कायनात ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, जाते वक्त लाइट ऑफ मत करिएगा। अरमान, जानता हूँ तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, नहीं करूँगा ऑफ। अरमान उसके सर पर हल्की थपकी दे रहा था। कुछ देर तक कायनात आंखें खोल बंद करती रही, कभी आंखें खोलकर अरमान को देखती और जब अरमान ने उसकी नज़रें मिलती तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती। उसकी इस हरकत पर अरमान मुस्कुराकर उसकी मासूम हरकत देख रहा था। कायनात ने अरमान की हथेली पकड़कर अपनी आंखों पर रख लिया और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। अरमान ने उसके सर के नीचे तकिया रखा और झुककर उसके माथे को चूमते हुए धीरे से बोला, आज से पहले कभी इतना डर नहीं लगता सुकून जितना आज तुम्हारी बातों से लगा। तुम्हें खोने के डर ने मुझे अपने चपेट में ले लिया। पता नहीं क्यों इसके साथ महबूब होने को खोने का डर दिल में पनपने लगता है। हाँ, डरता हूँ तुम्हें खोने से। जानता हूँ तुम मुझे मोहब्बत नहीं करती और शायद कभी करोगी भी नहीं। मैं कभी तुम्हें मजबूर भी नहीं करूँगा सुकून, मुझे मोहब्बत करने को, पर तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अब यह मोहब्बत मेरी सांसों के साथ ही ख़त्म होगी। तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं है, बस तुम मुझे अपना हमदर्द बना लो। तुम्हारी नीली आंखों से दर्द के हर कतरे को नोच कर फेंक देना चाहता हूँ। एक रोज़ ऐसा ज़रूर होगा जब मेरे सामने तुम होठों पर मुस्कुराहट लिए मौजूद और उस मुस्कुराहट में दर्द, डर, घबराहट कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो सच्चाई और सुकून। अरमान कुछ पल वहीं बैठ उसे देखता रहा, फिर अपने कमरे में आ गया और अगले दिन के बारे में सोचने लगा। प्लान रेडी था, बस उसे एग्जीक्यूट करना था। कल मिस्री का फैशन शो का ट्रायल राउंड है। वो वहाँ बिजी होगी और इस मसले से दूर रहेगी, लेकिन उस महेश मल्होत्रा को हल्के में लेना गलत होगा। दो गुज्जर से कह रहा था कि कल ही के दिन मिस्री की किडनैपिंग का प्लान है उनका। हालांकि मेरे डर से गुज्जर ने उसे रोक दिया, पर उसका कोई भरोसा नहीं। रमेश मल्होत्रा ने भी कहा था कि अगर लड़कियों की गिनती 200 नहीं हुई तो मिस्री को किडनैप करेंगे वो लोग। नहीं, कुछ तो करना होगा। मैं मिस्री की सेफ्टी या रिस्क नहीं ले सकता। फ़ोन निकालकर उसने किसी को फ़ोन किया और बोला, एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ। कल का पूरा दिन हर पल तुम्हें उसकी सुरक्षा करनी है। उसे इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम लोग उसे गार्ड कर रहे हो। फ़ोन रखकर दो खुद से बोला, सॉरी मिस्री, जानता हूँ तुमसे बिना पूछे ये गार्ड लगाना गलत है, पर ज़रूरी है। इसके बाद वो मेल खोलकर प्लान के एक बार फिर पढ़ने लगा, जो एजेंट कयामत ने सुबह ही सबको बताया था। एक दिन अपने साथ क्या लेकर आने वाला था, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, सब बस एक कोशिश कर सकते थे कि दिन उनके हिसाब से गुजरे। गुज्जर और उनके साथी अपने प्लानिंग में बिजी थे, इस बात से अनजान कि कोई है जिसने उसके अगेंस्ट प्लानिंग कर रखी है। अरमान को आज पूरे दिन बिजी रखने के लिए एक प्लानिंग कायनात ने भी की थी। मनाली के आउटर साइड पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ के मजदूरों को पैसे देकर उसने स्ट्राइक करने को कहा। अब जाहिर सी बात है कि स्ट्राइक रोकने के लिए ओनर को जाना होगा। कायनात का फैशन इवेंट है, राजवीर यहाँ है नहीं, तो बिजनेस पार्टनर होने के तौर पर अरमान को जाना पड़ेगा वहाँ। उधर अरमान ने कायनात की सेफ्टी की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हर तरफ प्लान्स तैयार थे। अब किसकी प्लानिंग कामयाब होगी ये तो वक्त ही जानता है। सुबह कॉफ़ी पीते हुए कायनात ने अरमान से स्ट्राइक के बारे में पूछा। कायनात, मान, आपने सुना कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर्स ने स्ट्राइक किया है, तो उसके बारे में क्या करना है? अरमान, मिस्री,
अब मिस्टर राजवीर तो यहाँ है नहीं, तुम आज फ्री हो नहीं तो इसलिए मैं जाऊँगा स्ट्राइक रोकने। कायनात मन ही मन खुश हुई, लेकिन चेहरे पर गंभीरता दिखाते हुए सर में हाँ में हिलाकर बोली, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। अरमान तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें फैशन हाउस ड्रॉप कर वहीं से निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद अरमान और कायनात आर के फैशन हाउस के बाहर खड़े थे। दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि हो सकता है ये मुलाकात उनकी आखिरी हो। मिशन में क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जान जाने का खतरा दोनों के सर पर मंडरा रहा था। दोनों ही इस आखिरी पल को रोक देना चाहते थे, मगर ऐसा मुमकिन कहाँ। कायनात जाने के लिए मुड़ी तो अरमान ने उसे आवाज़ दिया, मिस्री। कायनात पीछे मुड़ी तो बिना कुछ कहे अरमान ने उसे गले लगा लिया। पहले तो कायनात अचकचा गई, लेकिन फिर उसने भी अरमान को गले लगा लिया। दोनों खुद को पुरसुकून कर रहे थे। कुछ देर बाद कायनात ने अलग होना चाहा, लेकिन अरमान ने उसे कसकर गले लगा लिया, जिस पर उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। इवेंट के लिए ऑल द बेस्ट। कायनात के चेहरे को हथेली में भरकर हल्के से उसके माथे पर अपने प्यार का छाप छोड़ते हुए अरमान ने कहा तो हिम्मत कर आगे बढ़कर कायनात ने अपने होठ अरमान के माथे पर रखे और बोली, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। इतना बोल वो तुरंत बिना मुड़े अंदर चले गए, लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुक गई। उसकी सांसें सामान्य से तेज चल रही थी। एक और खिड़की के पास खड़े होकर उसने एक नज़र अरमान को देखा, फिर अपनी नज़रें दाएं और बाएं घुमाई जहाँ झाड़ियों के पीछे दो आदमी खड़े थे। उन उसने फिर अपनी नज़रें बाईं और घुमाई जहाँ एक काली गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में दो लोग थे। अरमान कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कायनात की मौजूदगी अब तक उसे महसूस हो रही थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा जहाँ कायनात ने थोड़ी देर पहले अपने होठ रखे थे। उसकी मुस्कुराहट खिंच गई। उसके कानों में कायनात की आवाज़ गूंजी, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। बालों में हाथ फिराते हुए वो बोला, अब तो यकीन है ये दिन बेहद शानदार जाने वाला है। सुकून। आफ्टर ऑल मेरे साथ तुम्हारा एहसास और तुम्हारी दुआएं जो हैं। झाड़ियों के पीछे खड़े आदमियों को उसने कुछ इशारा किया और फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दिया। दरअसल झाड़ी में छिपे आदमी वो गार्ड्स हैं जिन्हें अरमान ने कायनात के लिए रखा है। अरमान ने सम्राट को पहले ही बोल दिया था कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए उसने गाड़ी जंगल की ओर मोड़ती है। थोड़ी देर बाद जंगल से कुछ दूर गाड़ी खड़ी कर वो पैदल जंगल को पार करते हुए खंडरनुमा घर में गया जहाँ कुछ दिन पहले एजेंट्स की मीटिंग हुई थी। बाकी तीनों एजेंट्स भी वहाँ मौजूद थे। कायनात अपने कैबिन में आई और बैग टेबल पर रख चेयर पर बैठ गई। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। उसने अरमान को देखा था उन लोगों को इशारा करते हुए। इसका मतलब मान ने मेरी सेफ्टी के लिए ये गार्ड्स रखे हैं, तो अगर मैं फैशन हाउस से बाहर निकली तो ये बात मान तक जाएगी ज़रूर। वो काली गाड़ी में बैठा आदमी तो जाना पहचाना लग रहा है। इसे तो महेश मल्होत्रा के साथ देखा था एक बार। मतलब मेरे बाप ने मुझे किडनैप करवाने का प्लान बनाया है। 199 लड़कियों 200 की गिनती पूरी करनी है। ठीक है, अब यही होगा। टेढ़ी मुस्कान उसके चेहरे पर पसर गई। गीदड़ को खुशी मना लेने दो कि शेरनी की गर्दन उनके हाथ में है। बड़ा मज़ा आएगा जब गिदड़ को पता चलेगा कि उसे इलम भी ना हुआ और शेरनी ने उसकी गर्दन भी दबोच ली। गुज्जर के घर में लगे कैमरे की फुटेज से उन लोगों ने कंटेनर के आने का वक्त और जगह पता कर लिया था और उस वक्त अभी 2 घंटा बाकी था। तब तक कायनात कुछ सोचने लगी। अरमान के गार्ड्स को चकमा देने के बारे में लगभग आधे घंटे बाद कायनात ने इंटरकॉम के जरिए रागनी असिस्टेंट को बुलाया। थोड़ी देर में रागनी उसके सामने थी। कायनात, एनी अपडेट रागनी? रागनी, यस चीफ। एजेंट हाउस, वो जगह जहाँ चारों एजेंट की मीटिंग हुई थी। मैं चारों एजेंट पहुँच चुके हैं। कंटेनर तैयार है, एक्स्ट्रा बुलेट्स और गन भी। एंड जो आपने स्मोक बॉम्ब के लिए कहा था वो भी मंगवा लिया है हेडक्वार्टर से, आपकी ड्राइवर में है। बस आपके इशारे का इंतज़ार है। दरअसल रागनी भी एंटी क्राइम ब्यूरो से जुड़ी हुई है। वो एजेंट नहीं है, बट एजेंट और मिशन की इंफॉर्मेशन रखने की जिम्मेदारी है उसकी। एक तरफ से वो चीफ एजेंट क़यामत की असिस्टेंट है और कायनात भारमान अरमान ठाकुर ने मेरी सेफ्टी के लिए गार्ड्स लगा रखे हैं। उन्हें चकमा देना होगा और महेश मल्होत्रा के गुंडे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मुझे किडनैप करने।
के लिए, तो उनकी ये हरकत भी पूरी करनी है। तुम एक काम करो। इसके बाद रागिनी को उसने कुछ समझाया। यस चीफ बोलकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने कायनात की ओर बढ़ा दिया। पैकेट लेकर कायनात बाथरूम में चली। कुछ वक्त बाद कायनात बाहर आई, सफ़ेद शर्ट के साथ काली जींस, पैरों में बुर्स, काले सीधे बालों को छिपाने के लिए घुंघराले भूरे बालों की विग, चेहरे पर काला रंग हल्के से पता था जो उसे सांवला लुक दे रहा था। गाल पर एक बड़ा मस्सा और आंखों में काले रंग का ऑयल लेंस। क्योंकि नीली आंखें पूरे मनाली में सिर्फ कायनात सूर्यवंशी की है, तो पहचान छिपाने के लिए आंखों को छिपाना जरूरी है। इस सांवली लड़की के अवतार में वो बिल्कुल पहचान नहीं आ रही थी। कायनात रागनी फैशन इवेंट तुम हैंडल करोगी एंड या मैक श्योर कि किसी को भनक ना लगे कि कायनात सूर्यवंशी फैशन हाउस में नहीं है। कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने कैबिन में सीसीटीवी के थ्रू इवेंट रखूंगी। रागनी डोंट वरी चीफ, आई विल हैंडल ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन। आई नो आप खुद को या किसी और को एजेंट को कुछ नहीं होने दूंगी। कायनात एजेंट्स की जान मेरी जिम्मेदारी है, किसी को कुछ नहीं हो सकता। डोंट वरी एजेंट कश्यप को भी कुछ नहीं होगा। रागनी जानती हूँ आपके होते हुए प्रशांत जी या फिर किसी को भी कुछ नहीं होगा, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। कायनात रिलैक्स, ये मेरा काम है और काम के आगे जान की कोई कीमत नहीं है। आखिर बहुत सी जिंदगियों का सवाल है। अगर आज उन सौदागरों को नहीं मार गिराया तो कल और भी लड़कियों का सौदा होगा। इस खेल को यहीं बंद करना होगा। तुम जाओ उन गार्ड्स का ध्यान भटकाओ। कायनात ने ड्राइव में से स्मोक बम, जिसे दवा के साइज में स्पेशली तैयार किया गया था, उसे निकालकर जेब में रख लिया। कैबिन में ही एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलने वाला था। सबसे पहले रागनी वहां से निकलकर उस ओर चली गई जहां गार्ड्स तैनात थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आप लोगों को यह पहले तो कभी नहीं देखा। कहीं चोर उचक्के तो नहीं? मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। रागनी एक सांस में बोले जा रहे थे, जिससे गार्ड्स उनकी बातों में उलझ गए। गार्ड्स उसे समझा रहे थे कि वो चोर नहीं, और रागनी उन पर बरस रही थी। उधर गार्ड्स को बिजी देख कायनात ने एक दुपट्टे से अपना सर और मुंह छुपा लिया और आंखों पर एक गोगल्स चढ़ उस काली गाड़ी की ओर बढ़ गई जिसमें महेश मल्होत्रा के आदमी थे। गाड़ी के पास पहुंचकर जानबूझकर उसने फोन निकाला और उन गुंडों को सुनाती हुई बोली, हाँ कायनात सूर्यवंशी बोल रही हूँ। हाँ आ रही हूँ, डोंट वरी, मैंने चेहरा कवर कर लिया है, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। अरे वो मल्होत्रा के गुंडे साले खाकर कुप्पा बन गए हैं, वो बैलबुद्धि बेवकूफ़ मुझे कैसे पहचानेंगे? अपनी इस घनघोर बेइज्जती को सुनकर दोनों गुंडों ने एक दूसरे को देखा। ये तो कायनात सूर्यवंशी है, चल उठा लेते हैं इसको। एक ने कहा तो दूसरा बोला, हाँ चल इसे दिखाते हैं कि कौन ज़्यादा साना। एक ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस पर बेहोशी की दवा स्प्रे की। दोनों गाड़ी से उतरे और पीछे से एक ने कायनात के मुंह पर रुमाल रखा दिया, दूसरे ने कायनात का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही पल में कायनात के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और कायनात बेहोश होकर झूल पड़ी। उन दोनों ने उसे उठाकर डिग्गी में डाला और आगे गाड़ी बढ़ा दी। इधर कायनात ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन उन गुंडों पर बुनाते हुए बोली, सांस रोककर हालात खराब हो गया मेरा। कमीने, अगर एक पल और अपना हाथ नहीं हटाते तो या तो बिना पैसे के मेरा टिकट कट जाता या फिर इन दोनों की पूंगी बजा देती। साले अफ्रीका के जंगल से छूटे हुए काले सांड गेंडे, इतनी जोर से कोई मुंह दबाता है क्या? क्या तुम दोनों को तो बाद में अलग से एक्स्ट्रा मक्खन के साथ कुटूंगी। कायनात ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी के लेफ्ट साइड की एक बटन को दबाया तो एजेंट हाउस में सारनी बजने लगी। ये इशारा था बाकी एजेंट्स के लिए अपना काम शुरू करने का। चारों एजेंट्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर मिशन के लिए गुड लक कहा और फिर एजेंट हाउस से बाहर निकल गए। चारों अलग अलग दिशा में गए थे। एजेंट सैडो यानी कि अरमान उस कंटेनर को ड्राइव कर रहा था जिसे कायनात ने बनवाया था, हूबहू लड़कियों के कंटेनर जैसा। तो दोस्तों आज की पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।